हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसका जो एक्चुअल नेम है वो है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है जी। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसा कि मान लीजिए कि हमारा जो बिजनेस है वो क्रेडिट पे चलता है, तो क्रेडिट पे चलने वाले हर बिजनेस के अंदर जो पेमेंट होती है वो थोड़े टाइम बाद आती है। हमेशा इसी तरीके से देखा जाता है कि एक बिजनेसमैन जिससे सामान खरीदता है वो उसे पेमेंट कुछ समय बाद करता है, यानी कि क्रेडिट पे उससे परचेज करता है, और जिनको वो बेचता है वो भी उसे पेमेंट कुछ दिनों बाद ही देते हैं। तो बच्चों, इसी वजह से इस चैप्टर की वजह क्या है? इस चैप्टर की वजह यही है कि हम जो क्रेडिट पे सेल और परचेज करते हैं उसके लिए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंजेस और प्रॉमिसरी नोट का यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, और एक है मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से सामान खरीदा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ सामान खरीदा, या फिर हम यूं कहें कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सामान बेचा। हाँ, ये ठीक है। तो मैं एरो इधर की तरफ मोड़ देता हूं, ठीक है जी। तो सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का सामान जो था मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेच दिया। तो यहां पे मिस्टर एक्स कौन है और मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर एक्स हैं सेलर और मिस्टर वाई जो है वो है बायर। अच्छा, अब आगे की प्रोसेस सुनिए। मिस्टर वाई के पास में अभी पैसे नहीं थे। मिस्टर वाई ने क्या कहा? मिस्टर वाई ने एक रिटन डॉक्यूमेंट इनको लिख करके दे दिया। मिस्टर वाई ने क्या किया? एक रिटन डॉक्यूमेंट इनको लिख करके दे दिया और बोला कि अभी तो मुझ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 3 महीने बाद इसकी पेमेंट करूंगा। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? प्रॉमिस टू पे आफ्टर 3 months। ठीक है जी। तो यहां हुआ क्या? ये क्रेडिट पे सेल किया गया था। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो सेल की थी गुड्स, वो क्रेडिट पे की थी, क्योंकि पेमेंट तो 3 महीने बाद आने वाली है। लेकिन अब इस चीज का विश्वास मिस्टर एक्स किस तरीके से कर पाते? तो मिस्टर एक्स ने ये बोला, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि ये आपने जो प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को जरा आप रिटन एविडेंस पे लिख करके दे दीजिए ताकि मैं आप पे अच्छे तरीके से भरोसा कर सकूं। तो भाई हुआ क्या? एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखा गया इस तरीके से। यहां क्या लिखा गया? यहां लिखा गया कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 20,000 रुपए का सामान एक डेट पे बेचा है। मान लीजिए वो डेट है 24 मई। ठीक है जी, 24 मई। 24 मई को मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई सामान बेचा है। 3 महीने बाद जो है वो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कुछ पैसे देने वाले हैं। इस चीज को लिखा हमने एक एविडेंस के तौर पे एक कागज के टुकड़े पे, और यहां पे साइन कर दिए दोनों ने ही। ये मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने दोनों ने साइन कर दिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर इस रिटर्न डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता था। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने सिंपल सा एक काम किया कि यहां पे गवर्नमेंट स्टैंप लगा दी। यहां क्या लगा दी? गवर्नमेंट स्टैंप। और गवर्नमेंट स्टैंप लगाने के बाद में इसको एक कानूनी अमली जामा पहना दिया गया। यानी कि हम ये कहें कि अब ये जो एक रिटन डॉक्यूमेंट था, ये रिटन डॉक्यूमेंट अब कानूनी तौर पर वैलिड माना जाने लगा। ठीक है जी। तो खैर,
इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही हम कहते हैं क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या हुआ, यहां पे हमारे पास में एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार हो गया। अब ड्यू डेट पे मिस्टर एक्स जाएंगे मिस्टर वाई के पास, मिस्टर एक्स जाएंगे मिस्टर वाई के पास और मिस्टर वाई इनको पेमेंट दे देंगे और वो जो रिटन डॉक्यूमेंट था उसको फाड़ करके कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे, क्योंकि आज के बाद में वो वैलिड नहीं रहेगा। ये सब कुछ होगा कब, 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months। अच्छा जी, अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें यह देखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारी डेफिनेशन क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारी डेफिनेशन क्या है, जो कि हमसे कभी कभी एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। तो बच्चों आओ, इस चीज को जो हमने अभी एक स्टोरी छोटी सी सुनी, इसको हम प्रॉपरली लिखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की हमारी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में, मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं कि एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। एक्ट का मतलब होता है कानून। ठीक है जी, हम जो भी काम करते हैं वो नियम कानूनों के अंदर करते हैं, तो ये एक्ट के अंदर लिखा गया, कानून के अंदर लिखा गया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, यहां पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब है किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी अधिकार देने वाला रिटन डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब क्या है, नेगोशिएबल का मतलब है रिटन, और नेगोशिएबल का मतलब है राइट्स। तो ट्रांसफर ऑफ राइट, ऐसा क्यों लिखा गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि हमारे पास जो अधिकार थे वो हमने अब ट्रांसफर कर दिए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं तोड़ तोड़ करके लिखूंगा और जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही आप लोगों को भी लिखना है मेरे साथ में। तो लिखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज is an instrument, is an instrument। क्या है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि, अब अगली लाइन से तोड़ना शुरू करते हैं इसको, इन राइटिंग, यानी कि ये लिखित में होना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला था, लिखित में होना चाहिए। ठीक है जी, अगर हमने किसी को वर्बली बोल दिया है तो इसका कोई एविडेंस के तौर पे इसको यूज नहीं किया जा सकता, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कह सकते। तो क्या है ये, इन राइटिंग, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं हो कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पैसा देंगे लेकिन किसी शर्त के बाद। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। ठीक है जी, ऑर्डर किसने दिया है, ऑर्डर दिया मिस्टर एक्स ने, और पे करना है किसको, पे करना है मिस्टर वाई को, बायर को। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंड बाय मेकर। ठीक है जी, साइन बाय मेकर, यानी कि बनाने वाले के द्वारा ये क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। डायरेक्टिंग, आगे देखिएगा मेरे साथ में, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, यानी कि साइन किया जाता है बनाने वाले के द्वारा और उसके बाद में डायरेक्शन दी जाती है किसको, एक सर्टेन पर्सन को। ये सर्टेन पर्सन कौन हो सकता है, ये सर्टेन पर्सन हमारा बायर हो सकता है। ठीक है जी, सर्टेन पर्सन
टू पे ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि उसके अंदर लिखा जाना चाहिए कि किसके द्वारा पेमेंट की जाएगी और कितनी पेमेंट की जाएगी। अगर यह बात स्पेसिफाई नहीं है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिसका की नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बच्चों यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा ओनली टू, अब सर्टन मनी सर्टन सम ऑफ मनी के आगे लिखना है हमने किसको पे करना है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन। ठीक है जी, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं जो अब लिखा गया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि डायरेक्शन दी गई थी, उसके बाद क्या लिखा गया, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर एक्स ने क्या बोला, हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले समझा था हमने कि मिस्टर एक्स हमारे एक सेलर थे और मिस्टर वाई बायर थे। तो मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं, खुद भी पेमेंट ले सकते हैं और अगर चाहें तो किसी और को भी पेमेंट दिलवा सकते हैं। यानी कि मिस्टर एक्स अगर चाहें तो क्या कह सकते हैं मिस्टर वाई को कि भाई आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर या तो मुझे पेमेंट कर देना या फिर मेरे बिहाफ पे मैंने किसी और को पैसे देने, मैंने अगर किसी और को पैसे देने हैं तो आप उसको पैसे दे देना। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। यहां सर्टेन पर्सन कौन हो सकते हैं, मिस्टर एक्स हो सकते हैं, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब क्या है, जो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को होल्ड करता है ड्यू डेट पे, उसको पैसा दे देना। तो यहां से यहां तक ये हमारी एक डेफिनेशन है जिसको कि हमने तोड़ तोड़ करके पढ़ा है। तोड़ तोड़ के में पहले हमारे पास में ये सारे के सारे इसके फीचर की तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या हैं, तो आप उसको ये सब बता सकते हैं कि सर ये राइटिंग में होता है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ये साइन किया हुआ जरूर होना चाहिए, इसके अंदर डायरेक्शन दी जानी चाहिए एक सर्टेन पर्सन की एक सर्टेन अमाउंट के लिए, और ये दिया जा सकता है किसी भी पर्सन को जिसने कि इसको लिखा है या फिर किसी दूसरे पर्सन को जो कि इसको होल्ड करता है ड्यू डेट पे। बेयर करने का मतलब क्या, होल्ड करने वाला। ठीक है जी, अच्छा ये था हमारे पास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज की एक डेफिनेशन। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। चलो अब इसको यहां से रब कर देते हैं। अब देखो एक चीज आपसे और पूछी जाती है, एक चीज आपसे और पूछी जाती है, और वो क्या चीज है, आओ देखें। ऐसा है आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये पार्टीज कुछ इस तरीके से होती हैं। नंबर 1 पार्टी ड्रॉअर, ठीक है जी। अब ये ड्रॉअर कौन है, ये ड्रॉअर कौन होता है भाई, ड्रॉअर वो होता है जो किसी भी तरीके से इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स थे और मिस्टर वाई थे, एक एक्स थे और एक मिस्टर वाई थे। तो मिस्टर एक्स ने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया, ड्रॉ किया। तो ये कौन है, ये है ड्रॉअर। ये कौन है, ड्रॉअर। मिस्टर एक्स कौन है, ड्रॉअर। तो ए पर्सन who makes bill of exchange
इज नोन एज ड्रॉवर। अच्छा जी, दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। कौन होती है? ड्रॉई। अब ये कौन है? ये मिस्टर वाई है, जिनके के ऊपर ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, जिनके के ऊपर ये रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो ए पर्सन ऑन whom the bill is drawn is known as drawing। ठीक है जी। ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जनरली जिनको की पेमेंट करनी होती है। थर्ड पार्टी। सर अभी तो हमारे पास सिर्फ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई थे, ये थर्ड कहां से आ गए पर्सन? देखो समझो, अभी समझ में आ जाएगा। पेई। ये पेई कौन होते हैं? ये पेई होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि भाई मैंने एक बिल, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने एक बिल लिखा मिस्टर वाई के ऊपर, मिस्टर वाई मुझे पेमेंट करेंगे, वो ड्रॉई है, मैं ड्रॉअर हूं, लेकिन ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट मिलेगी, या फिर मेरे बिहाफ पे कोई और पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा। तो जो भी पर्सन पेमेंट रिसीव करेगा, चाहे वो खुद मैं हूं मिस्टर एक्स, या फिर बियरर हो उस इंस्ट्रूमेंट का, वो पर्सन क्या माना जाएगा? वो पर्सन पेई माना जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पर्सन हु रिसीव्स पेमेंट ऑन ड्यू डेट इज नोन एज पेई। ठीक है जी। वो कौन है? वो पेई है। तो ये हमारी तीन पार्टीज होती हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आप अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद में अब हम समझेंगे व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? तो आइए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक उसी तरीके से है ये भी। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, नहीं मिस्टर ए हैं, ठीक है, और एक है मिस्टर बी। एज यूजुअल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सामान बेचा क्रेडिट पे, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000। ठीक है जी, क्रेडिट पे बेचा। मिस्टर बी ने एज यूजुअली प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस टू पे द मनी आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद। अरे सर ये तो बिल्कुल ही बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा लग रहा है। हां जी, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? बहुत छोटा सा एक फर्क है। देखो ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसका नाम था, वो बनाया जाता था किसके द्वारा? मिस्टर ए के द्वारा। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रोमिसरी नोट। ठीक है जी। ये जो प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है, ये प्रोमिसरी नोट बनाया जा रहा है मिस्टर बी के द्वारा। यानी कि अब क्या कह रहे हैं? पिछले वाले में क्या होता था? मिस्टर ए कहते थे कि मैं आपको एक ऑर्डर देता हूं, मैं लिखता हूं। तो यहां पे मिस्टर बी की जो है ईगो हर्ट हो जाती थी। तो मिस्टर बी ने अब की बारी क्या बोला कि चाहे मैं बायर हूं, बावजूद इसके मुझे आपका ऑर्डर लेना स्वीकार नहीं है, मैं आपका ऑर्डर नहीं लूंगा। आप कोई काम मत करो, आप मेरे लिए इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मत बनाओ जिसके के ऊपर गवर्नमेंट स्टैंप लगी हुई होती है और जिसको की साइन किया जाता है हम दोनों के द्वारा। आप तो सिर्फ माल सप्लाई करो और निश्चिंत होकर के घर पे बैठ जाओ। तो मिस्टर ए कहते हैं अरे ऐसे कैसे, मेरा सामान चला गया और मैं किसी तरीके की कोई कागजी कार्रवाई भी ना करूं। तो मिस्टर बी क्या कहते हैं? मिस्टर बी कहते हैं
कि इस बार हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाएंगे, इस बार हम बनाएंगे प्रोमिसरी नोट, जिसके के अंदर मैं आपको यह प्रॉमिस करूंगा कि मैं आपको 3 महीने के बाद अमाउंट दे दूंगा। ठीक है जी। तो इस सारी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? प्रोमिसरी नोट। तो अब जो बनाएगा इसको, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा मिस्टर बी। वो इसको मिस्टर बी बनाएंगे, और मिस्टर बी बनाएंगे और दे देंगे किसको? साइन करके दे देंगे वो मिस्टर ए को। ठीक है जी। मिस्टर ए को वो साइन करके दे देंगे, दैट इज नोन एज प्रोमिसरी नोट। तो चलो इस चीज को भी हम डेफिनेशन वाइज लिख लेते हैं। तो प्रोमिसरी नोट क्या है, इस चीज को भी हम लोग लिखेंगे। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन लिखी थी किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो ये जो डेफिनेशन बताई जा रही है, ये सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली बनाई जा रही है। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट is defined as, अब डिफाइन किया गया किसके द्वारा, किसकी तरीके से? एन इंस्ट्रूमेंट। अब इसको फिर से फर्दर तोड़ेंगे हम ताकि अच्छे से याद कर सकें। एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट। यहां लिख देता हूं मैं, रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। इसको रिटन डॉक्यूमेंट की तरह से बोला गया है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। भाई इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही रिटन डॉक्यूमेंट होता है। अब इसके अंदर होगा क्या? सेम वही है डेफिनेशन, कंटेनिंग अनकंडीशनल, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अंडरटेकिंग, ये फीचर की तरह भी यूज कर सकते हैं आप। साइंड बाय मेकर, बनाने वाले के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। अगर साइन नहीं होगा तो होगा क्या बच्चों? भाई होगा क्या? उसको सिर्फ हम एक कागज के टुकड़े की तरह देखेंगे, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा ही नहीं हमारे पास में। साइंड बाय मेकर, साइन होना जरूरी होता है। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है जी। सर्टेन पे ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी कि मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक प्रोमिसरी नोट बना करके दे दिया, और ड्यू डेट पे मिस्टर ए आए ही नहीं पैसे लेने के लिए, यानी कि मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया ही नहीं मिस्टर बी को पैसे देने के लिए, वो बिल दिखा करके। तो यहां कहने का मतलब क्या है? हम पे तभी करेंगे जब आप वो बिल दिखा देंगे और हमें ऑर्डर देंगे कि लाओ भाई मेरे पैसे दे दो। और ऐसा काम इसको दिखा करके पैसे लेने का बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ना केवल मिस्टर ए खुद करते थे, बल्कि वो अपने बिहाफ पे किसी और को भी दे देते थे। यानी कि हो सकता है कि मिस्टर ए खुद पेमेंट रिसीव करे, या फिर हो सकता है कि मिस्टर ए किसी और को उस प्रोमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज को देकर के पेमेंट रिसीव करवा लें, या फिर खुद अपने बिहाफ पे किसी और को करवा दें। तो उसको भी हमें यहां पे कोट करना है। आगे लिखिएगा, और टू द बियरर। बियरर मतलब क्या? जो होल्ड करता है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं
सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्रॉमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी नहीं होती थी। साइंड बाय द मेकर, यहां मेकर कौन है? यहां मेकर है जो बायर था, ठीक है जी, जिस उसने इसको बनाया है प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर फर्क क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके आगे सेंड किया जाता है बायर को, और ये बायर के द्वारा ही बनाया जाता है। प्रॉमिसरी नोट बायर के द्वारा ही बनाया जाता है। साइंड बाय द मेकर टू पे, किस चीज के ऊपर साइन किया उन्होंने? टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि एक सर्टेन पर्सन जब उसका ऑर्डर देगा कि लाओ जी अब मुझे पैसा दे दो और अपना ये सामान प्रॉमिसरी नोट जिसका नाम है उसको ले लो, तो ये पेमेंट की जाएगी, इस चीज का ऑर्डर ड्यू डेट पे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, या फिर इसका ऑर्डर कौन दे सकता है? बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जो इसको होल्ड करता है वो, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को समझने के बाद, उनकी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, उनके फीचर्स को समझने के बाद में अब हम बात करेंगे ड्यू डेट या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी की। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट वही होती है जिसपे कंपल्शन होती है ड्रॉई को पेमेंट करने की। तो क्या है ये ड्यू डेट? आइए समझते हैं। देखो बच्चों, होता कुछ इस तरीके से है कि जब भी मिस्टर एक्स यानी कि सेलर, मैंने अभी बताया था कि मिस्टर एक्स एक सेलर हैं, उन्होंने कुछ चीज सेल की, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई ने 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months, he promised to pay money, promise to pay money आफ्टर 3 months। तो अब जरा इस 3 महीने का मतलब हमें समझना है। ये जो 3 महीने बाद की डेट आएगी ना, ये 3 महीने की बाद की जो डेट है यही ड्यू डेट है, और इसी बारे में हमें अभी बात करनी है, ठीक है। मान लीजिए जब सामान बेचा गया था उस दिन पे डेट थी 1 जनवरी 2020। 3 महीने बाद डेट क्या आएगी? आप इसको काउंट कर सकते हैं इस तरीके से, देखिएगा। जनवरी का महीना पूरा का पूरा, फरवरी का महीना पूरा का पूरा, मार्च का महीना पूरा का पूरा, है ना, मार्च का महीना पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्च के महीने पे हमारी ड्यू डेट आएगी। लेकिन इसके साथ में हमारे पास में क्या है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मार्च 31, यानी कि 31 मार्च को मेरी ड्यू डेट होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एडिशनली इसके साथ में ना 3 ग्रेस डेज और ऐड कर देने हैं। ये हमारा रूल है, ठीक है जी। 3 ग्रेस डेज, 3 और दिन। मतलब मान लो कि मिस्टर वाई भूले बैठे थे कि मिस्टर एक्स को उन्हें पैसे देने हैं, तो 31 मार्च को मिस्टर एक्स ने याद दिलाया फोन करके, तो मिस्टर वाई जो थे वो घबरा गए कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो यहां पे मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बताया कि अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो मेरा सिर्फ फोन आया है, मैं आपसे पर्सनली जो मीटिंग करूंगा आज से 3 दिन बाद करूंगा, क्योंकि रूल्स लॉ आपको कहते हैं कि आपको 3 ग्रेस डेज और मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट था, ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, 3 ग्रेस डेज, इसी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 3 ग्रेस डेज ऐड होने के बाद में ये डेट क्या बन जाएगी? ये डेट बन जाएगी हमारे पास में 1 अप्रैल। देखिएगा 1 अप्रैल प्लस हम करेंगे 2 अप्रैल, ये दूसरा दिन, और प्लस हम करेंगे 3 अप्रैल, ये तीसरा दिन। तो हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो पेमेंट करनी पड़ेगी 4 अप्रैल को। ये फाइनल डे हो जाएगा, ये इसका फाइनल डे हो जाएगा
इस पे हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। किसे पेमेंट करनी पड़ेगी, मिस्टर वाई को पेमेंट करनी पड़ेगी। मिस्टर वाई पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स को। कब, 4 अप्रैल को, 3 ग्रेस डेज जोड़ने के बाद। अच्छा, अब इन ग्रेस डेज के साथ में ना कभी कभी कोई पॉइंट्स आपके साथ में और जुड़ जाते हैं, शॉर्ट में आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। मेरे ख्याल है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। देखना बच्चों, ग्रेस डेज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम मान लेते हैं कि कहानी के अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल देते हैं। तो वो ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट कुछ उस तरीके से है, मान लीजिए हमारे पास में कोई नेशनल हॉलिडे आ गई, नेशनल हॉलिडे। जब हमारी ड्यू डेट थी ना, उस डेट पे हमारी नेशनल हॉलिडे आ गई। जैसे मान लीजिए हमारी जो ड्यू डेट थी, हमारी जो फाइनल पेमेंट डेट थी, हमारी जो ड्यू डेट थी वो पड़ गई 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलिडे रहता है, महात्मा गांधी का जन्मदिन। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, 2 अक्टूबर को हमारी ड्यू डेट थी। तो अब इस केस में रूल्स क्या कहते हैं, इस केस में रूल्स कहते हैं कि भाई हमारी जो ड्यू डेट मानी जाएगी, इन दिस केस ड्यू डेट इज 1 अक्टूबर। यानी कि अगर 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलिडे था तो नेशनल हॉलिडे हमें पहले से ही मालूम था, तो हमारी ड्यू डेट कब हो जाएगी, उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को। लेकिन अगर ये इमरजेंसी हॉलिडे का केस है, इमरजेंसी हॉलिडे कोई भी हो सकती है, मान लीजिए इसकी जो इमरजेंसी हॉलिडे हमने ले लिया, वो ले लिया 26 जनवरी। हमारी ड्यू डेट कब थी इमरजेंसी हॉलिडे के केस में, 26 जनवरी। तो अब इमरजेंसी का तो हमें पता नहीं था, तो हम क्या मानेंगे, हम इसको एक दिन बाद मान लेंगे। तो जो हमारी इस केस में ड्यू डेट होगी, इस केस में जो ड्यू डेट होगी वो होगी 27 जनवरी, 27th ऑफ जनवरी, ये हमारी ड्यू डेट होगी। तो इन चीजों का आप खास ख्याल रखिएगा क्वेश्चन के अंदर। अगर नेशनल हॉलिडे है तो नेशनल हॉलिडे का हमें पहले से ही मालूम था, तो हम उसको एक दिन पहले कर लेंगे। और अगर इमरजेंसी हॉलिडे है तो इमरजेंसी हॉलिडे का हमें पहले से पता नहीं था, हम इसको बाद में मानेंगे। ठीक है, चलो ड्यू डेट के बाद में अब हमारे को क्या, अब हमारे को पढ़ना है कुछ चीजें कि भाई कितने तरीके के हमारे पास में क्या क्या तरीके हो सकते हैं इन ड्यू डेट्स के ऊपर। देखो 3 टर्म्स हैं हमारे पास में, उसमें सबसे पहली टर्म है बिल एट साइट। फर्स्ट क्या है, बिल एट साइट। इसका मतलब क्या होता है, बिल एट साइट का मतलब, बिल एट साइट का मतलब होता है कि इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं लिखी हुई थी। यानी कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो प्रॉमिस लिया मिस्टर वाई से, ठीक है जी, मिस्टर एक्स ने सामान बेचा, मिस्टर वाई ने प्रॉमिस दिया, लेकिन प्रॉमिस को पूरा कब करेंगे ये डेट नहीं बोली उन्होंने। तो इस केस के अंदर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या मानेंगे, बिल एट साइट, यानी कि इसकी ड्यू डेट हम मानेंगे। इस केस में हम इसकी ड्यू डेट मानेंगे ऑन प्रेजेंट या फिर ऑन डिमांड। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने, दोबारा से सुनिएगा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सामान बेचा, मिस्टर वाई ने प्रॉमिस दिया। क्या प्रॉमिस दिया, मैं आपको पेमेंट करूंगा, अभी नहीं कर सकता बाद में करूंगा। लेकिन बाद का मतलब क्या था ये तो पता ही नहीं था, तो बाद का मतलब पता नहीं था या फिर बाद का मतलब उसके अंदर लिखना भूल गए हम। तो ये क्या हुआ, टाइम बाउंडेशन नहीं हुई। अगले ही दिन जाकर के मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर धावा बोल दिया कि भाई लाओ मेरे पैसे मुझे दो, ऑन डिमांड। तो मिस्टर वाई अब मना नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर वाई ने इसके अंदर डेट्स का कोई जिक्र नहीं किया था।
इसका कोई जिक्र नहीं किया था। ठीक है, अच्छा, तो पहला तो क्या था हमारे पास में, बिल एट साइट। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। वही हमारे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, जिंदाबाद। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई अब सामान बेच दिया था मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई के पास में हमने, मिस्टर एक्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके भेजा। बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके भेजा, ठीक है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके भेजा। कब भेजा? 1 जनवरी को, 1 जनवरी को। लेकिन मिस्टर वाई के पास में ये पहुंचा कब? बहुत देर से, 15 जनवरी को। ये कब पहुंचा बिल ऑफ एक्सचेंज? ऑन 15 जनवरी मिस्टर वाई रिसीव्ड एंड एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब इस केस में इसकी ड्यू डेट क्या होगी? अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो 2 महीने का था। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने महीने का था? फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने का अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज था और बनाया गया था कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, तो इसकी ड्यू डेट कब होगी? तो इसको हम कहते हैं क्या? बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट, तो इसकी जो ड्यू डेट होगी वो जो हमेशा ड्यू डेट होती है उसी हिसाब से होगी कि भाई 2 महीने के लिए बनाया गया था, तो ड्यू डेट को हम कैसे काउंट करेंगे? जनवरी पूरा प्लस फरवरी पूरा और प्लस 3 ग्रेस डेज। 3 ग्रेस डेज हम इसको ऐड कर लेंगे, 3 ग्रेस डेज को और ऐड कर लेंगे। तो जनवरी, फरवरी क्या पूरा का पूरा, ठीक है, और मार्च 4 को, 4th ऑफ मार्च को इसकी क्या होगी? ड्यू डेट होगी। ये फाइनल डेट होगी, ड्यू डेट 4th ऑफ मार्च। ठीक है जी, तो यहां पे हमने पहला क्या देखा? बिल एट साइट। और ये क्या है? बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट के अंदर हमारी ड्यू डेट क्या होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको कब एक्सेप्ट किया, हमारा टाइम पीरियड वहीं से शुरू हो जाएगा जब इस बिल ऑफ एक्सचेंज को मिस्टर एक्स ने बनाया था। तो इसको क्या कहते हैं? बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट। अब एक तीसरा पॉइंट और है, मैं बिल एट साइट को हटा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 3rd, और ये क्या है? बिल आफ्टर साइट। डेट की जगह साइट। आओ अब इसको समझते हैं। जैसा हमारे पास में लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मिस्टर वाई को दिया। मिस्टर वाई को यह बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था 2 महीने के लिए, यानी कि 2 महीने बाद मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी थी। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट करेंगे। मिस्टर वाई ने इसे रिसीव किया 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, और उसको एक्सेप्ट किया 15 जनवरी को ही। इस केस में हमारी ड्यू डेट क्या है? इस केस में हमारी ड्यू डेट होगी, हमारा टाइम शुरू होगा कब से? 15 जनवरी से। हमारा टाइम पीरियड शुरू होगा कब से? 15 जनवरी से। ओके, तो 15 जनवरी से 15 मार्च, 15 मार्च और प्लस 3 ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज और ऐड कर दिए जाएंगे। तो यहां पे जो हमारी फाइनल डेट आएगी वो आएगी 18 मार्च। क्या आएगी? 18 मार्च। यानी कि दूसरे और तीसरे के अंदर क्या डिफरेंस है भाई? पहले वाले के अंदर मतलब कि बिल आफ्टर डेट के अंदर मिस्टर वाई की एक्सेप्टेंस की कोई रेलेवेंस नहीं थी कि उन्होंने कब एक्सेप्टेंस दी। लेकिन जब ये बिल आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट मतलब साइट का मतलब देखना, हमने उसको देखा, परखा और उसके बाद में उसके अंदर एक्सेप्टेंस दी है। तो यहां पे क्या चल रहा है जी? यहां अगर ये बिल आफ्टर साइट है तो हमारी ड्यू डेट आएगी कब? जब हम उसको एक्सेप्टेंस दे देंगे। मिस्टर वाई की एक्सेप्टेंस के बाद ही
इसकी ड्यू डेट शुरू हो जाएगी। मतलब टाइम पीरियड कहां से शुरू होगा, इसके मिस्टर वाई के देखने के बाद। तो अगर 2 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज था तो 2 महीने बाद क्या डेट आती है, 15 मार्च, और 3 ग्रेस डेज और डल जाने के बाद में ये डेट हो जाती है क्या, 18 मार्च। ठीक है जी, ओके। तो ये इस तरीके से हम ग्रेस डेज जो हैं वो काउंट करते हैं।